Hello students, welcome you all back to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो बिना टाइम वेस्ट करे जो है आज का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी विल ट्राई कवरिंग द न्यूज़ फ्रॉम द 11th ऑफ अगस्त एंड द 12th ऑफ अगस्त। तो आज की पहली न्यूज़, जूस मिशन सेट्स टू ब्रेक रिकॉर्ड्स विद लूनर अर्थ फ्लाईबाय। तो जूस मिशन क्या है? जूस की फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। JU फॉर जुपिटर, IC फॉर IC, E फॉर एक्सप्लोरर। तो जूस मिशन जो है वो रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाला है। कैसे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाला है? इस मिशन में जो इसका जो सैटेलाइट है उसको इस तरह से मैन्योवर किया जा रहा है कि वो अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल पुल से जो है उसका जो पाथ है उसको ऑल्टर किया जाए। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है एंड जो है इट इज़ बेसिकली जुपिटर आईसी मून्स। तो स्पेशली जो जुपिटर के मून है जैसे गैनीमीड है, यूरोपा है, कैलिस्टो है, इन सब को जो है स्टडी करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर लाइफ सपोर्ट हो सकती है, इस वजह से ये जो है मिशन लॉन्च किया गया था 2023 में एंड इट विल टेक 8 years टू रीच जुपिटर। इसमें 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इन मून्स की आईसी सर्फेसिस को पढ़ेंगे और पॉसिबल जो अंडरग्राउंड ओशंस हैं इन मून्स के ऊपर उनको पढ़ेंगे। इट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड कि लाइफ जो है क्या अर्थ के बियॉन्ड एग्जिस्ट कर सकती है, राइट। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा जाएगा, उसका एटमॉस्फेयर पढ़ा जाएगा। तो अब इस मिशन को जो है जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था अप्रैल में, अब जुपिटर तक पहुंचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली लूनर और अर्थ, मून का और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और डायरेक्शन को जो है चेंज करेंगे, राइट। तो इसको कहा जाता है लेगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, नासा कैप्चर्स स्टनिंग अर्थ टर्मिनेटर फ्रॉम ISS। ISS क्या है? आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि ऑर्बिट्स द अर्थ एट अबाउट 28,000 किलोमीटर्स पर आवर, कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड है नवंबर 2000 से। 5 आपकी स्पेस एजेंसीज हैं जिसका ये एक इनिशिएटिव है, आपका नासा का, रशिया की रॉस्कोमॉस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की जैक्सा और कनेडियन स्पेस एजेंसी। more than 240 एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम 19 कंट्रीज हैव विजिटेड इट। और आपको अगर पता हो अभी सुनीता विलियम्स जो है वहाँ पे फंसी हुई हैं, तो किस तरह से उनको वापस लाया जाएगा। तो बोइंग का स्टारलिंक हमने पढ़ा था, बोइंग का जो स्टारलिंक एयरक्राफ्ट है वो उसको उसमें वो मिशन में फेल हुआ है, बट दैट वाज सपोज टू ब्रिंग हर बैक। तो देखते हैं कब तक वो वापस आएंगी। तो नासा ने एक बहुत स्टनिंग जो है इमेज कैप्चर करी है अर्थ टर्मिनेटर की। बहुत बड़ी न्यूज़ तो नहीं है, बट अर्थ टर्मिनेटर क्या होता है? अर्थ टर्मिनेटर एक ऐसी लाइन है जो दिन को रात से सेपरेट करती है। तो बेसिकली दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन एंड कैसे अर्थ जो है सन के अराउंड पोजीशन की जाती है। तो अर्थ ऐसे है, हमारा एक्सिस ऐसे है, जो सन फेसिंग साइड होती है वहाँ पर दिन होता है, जो सन से दूर साइड होती है वहाँ पर नाइट होती है, राइट। डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट। तो जैसे जैसे अर्थ अपने इस एक्सिस पे रोटेट करती है वैसे वैसे ये जो अर्थ टर्मिनेटर लाइन है जो दिन को रात से सेपरेट कर रही है ये भी मूव करती है, राइट। और पोल्स पर जो है क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, तो उस वजह से वहाँ पे थोड़ी स्लो मूविंग लाइन रहती है, लेकिन वो लाइन वहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है। तो व्हाट इज द अर्थ टर्मिनेटर? इट इज द लाइन, इट इज द मूविंग लाइन दैट सेपरेट्स डे फ्रॉम नाइट एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन जो अर्थ की रोटेशन है और जो अर्थ की रेवोल्यूशन है, सीजन्स की चेंज होने में, आपका जो है दिन बदलने में, नया दिन आने में, तो इट टेक्स अराउंड व्हाट अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स लगते हैं, टू बी प्रिसाइज 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स लगते हैं टू रोटेट टू फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन। तभी एक दिन 24 घंटे का होता है, राइट। तो दैट इज व्हाट, मतलब जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। आप अपनी जोग्राफी की क्लास में अपने टीचर को बोल सकते हैं कि ये चीज़ आपको बेटर एक्सप्लेन करें। इफ़ सम ऑफ यू वांट, जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, कि ये चीज़ हम अपने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में कवर करें, तो आई वुड रेकमेंड कि नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जो है आप लिख दीजिए। एंड अगर एक बच्चा भी बोलता है कि हाँ मैम इसके ऊपर एक क्लास होनी चाहिए, तो वी विल हैव अ क्लास ऑन दिस, ऑन द स्टैटिक जीके पोर्शन, कि किस तरह से अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन जो है डे एंड नाइट और सीजनैलिटी चेंज कॉज करती है। ओके, August 12th यानी आज का दिन जो है इट इज़ इंटरनेशनल यूथ डे और दिस इज़ डेडिकेटेड टू यंग पीपल और क्या उनका रोल रहता है सोसाइटी को बेटर करने में।
मोर ओवर इट ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टू द चैलेंजेस दे फेस, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे ड्रग अब्यूज़ है, सेक्सुअल वायलेंस है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी वो अटेंशन ड्रॉ करता है। तो 2024 के लिए क्या थीम है? फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो किस तरह से हम डिजिटल जो हमारा रेवोल्यूशन जो आया है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं बट समथिंग प्रोडक्टिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड 1999 में जो है यूनाइटेड नेशंस असेंबली ने इसको डेडिकेट करा था, डिक्लेयर करा था एज यूथ इंटरनेशनल यूथ डे। एंड ये डिसीजन कब आया था? आफ्टर अ प्रपोजल एट अ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ इन लिस्बन। तो पहला जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो 2000 में मनाया गया था। द फर्स्ट एडिशन वाज सेलिब्रेटेड इन 2000। दिस इज द 25th एडिशन ऑफ दिस इवेंट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अरे सॉरी, लास्ट पे चले गए थे। यूएस डिप्लॉयज सबमरीन अमिड एस्केलेटिंग टेंशंस इन मिडिल ईस्ट। तो अभी हमने पिछले हफ्तों की न्यूज़ में पढ़ा था कि हमास और हिजबुल्लाह के जो चीफ्स थे, जैसे हमारा शुआद बुखारी था एंड हमास चीफ जो हानिए जो थे जिनका ईरान में असैसिनेशन हुआ है, और कहीं ना कहीं उसमें माना जा रहा है कि इजराइल का हाथ होगा। तो एस्केलेटिंग टेंशंस की वजह से यूएस ने अपनी जो शिप है, सबमरीन है यूएसएस जॉर्जिया, एक न्यूक्लियर पावर्ड गाइडेड मिसाइल सबमरीन है, तो इसको डिप्लॉय कर दिया गया है। इसको जो है मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया गया है। एंड देर आर थ्रेट्स कि शायद ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा टू द किलिंग्स ऑफ द हमास एंड हिजबुल्लाह मेंबर्स। तो इस वजह से यूएस ने ये एक प्रिवेंटिव मेजर लिया है अपनी तरफ से। तो अगर यूएसएस जॉर्जिया के बारे में देखें तो एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, 1984 में लॉन्च की गई थी। वन ऑफ द 4 ओहायो क्लास सबमरीन्स जिनको अपग्रेड किया गया है कि वो क्रूज मिसाइल्स और स्पेशल फोर्सेस के द्वारा भी यूज़ की जा सके। ये उसकी कुछ डायमेंशंस दी हैं, राइट। इट कैन गो अप टू 15 ईयर्स विदाउट रीफ्यूलिंग, यानी 15 साल तक वो नीचे रह सकती है पानी के बिना किसी रीफ्यूलिंग के। एंड स्पेशल एक ड्राई डेकर शेल्टर है ऑपरेशंस के लिए। एंड अप टू 154 टोमाहॉक मिसाइल्स जो है ये कैरी कर सकती है, 150 से ज़्यादा क्रू को कैरी कर सकती है। तो स्टेल्थ भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और एक मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्निक भी है। कगामे स्वॉर्न इन फॉर 4th टर्म एज रवांडन प्रेसिडेंट। तो रवांडा में पॉल कगामे का जो है 4th टर्म जो है वो स्टार्ट हो गया है। 1994 में शॉर्टली आफ्टर द रवांडन जिनोसाइड जो है इन्होंने ये पावर में आए थे। रवांडा के जिनोसाइड जो था वो उनके बेसिकली एथनिक क्लैशेस थे, ठीक है, जहाँ पे टूट्सीज को जो है हुटूज ने जो है टारगेट करा था। तो यहाँ पर बेसिकली जो टूट्सी एथनिक ग्रुप था दे वर किल्ड एंड टारगेटेड बाय द हुटूज। तो ही took leadership after the Rwanda genocide and officially became president 2000। तो प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट का रोल, डिफेंस मिनिस्टर का रोल, ये सब निभा चुके हैं। एंड नाउ ही हैज़ बीन sworn in for the 4th time as a Rwandan president, Paul Kagame। Africa faces urgent mpox outbreak, WHO holds emergency meeting। एमपॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स। तो करंटली 15 अफ्रीकन कंट्रीज इंक्लूडिंग बुरुंडी, कीनिया, रवांडा, युगांडा, वहाँ पे जहाँ पे प्रीवियसली कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था वहाँ पे कंफर्म मंकी पॉक्स के जो है केसेस आ रहे हैं। मंकी पॉक्स जो है मंकी पॉक्स वायरस द्वारा कॉज किया गया एक डिजीज है। इट इज पार्ट ऑफ द ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली। सॉरी, ये पता नहीं इसको क्या हो जाता है। ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली फर्स्ट डिस्कवर्ड इन लैब मंकीज इन 1958। ये इन्फेक्टेड एनिमल्स की बाइट से, क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से, या टचिंग कंटामिनेटेड मटेरियल्स जैसे उनके कोई ड्रॉपलेट्स आ गए या उनका कोई एक्सक्रीटा आ गया या उनका ब्लड आ गया, उन सब चीज़ों के साथ जब आप टच में आएंगे तो वहाँ से वो फैल सकता है। सिम्टम्स क्या है? फीवर होगा, रैश होगा, स्वोलन लिम्फ नोड्स होंगे, जो आपकी बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं। तो नाम पे मत जाना। प्राइमरी होस्ट जो है मंकी पॉक्स वायरस की वो रोडेंट्स हैं, नॉट मंकीज। रोडेंट्स इसको कैरी करते हैं बिकॉज, लेकिन मंकीज में डिस्कवर हुआ था 1958 में, तो इसलिए वहाँ से मंकी पॉक्स नाम हो गया। 2022 में भी एक डिक्लेयर्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी था, क्योंकि टिपिकली उन रीजन्स में इसको फाइंड किया जाता था जहाँ पे ये मिलता नहीं था पहले, राइट। तो मंकी पॉक्स अफ्रीका में आउटब्रेक हो गया है। WHO ने एक इमरजेंसी मीटिंग होल्ड करी है कि क्या इसको हमने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना है या नहीं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। गवर्नमेंट रिस्टोर्स डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने बताया है कि दोबारा से जो डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस है जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए वो रिस्टोर करा जाएगा। तो ये डिसीजन कब आया? ड्यूरिंग द इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो 2024, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन
काउंसिल। पर्पस और बेनिफिट्स क्या है? अब यहाँ पर क्या होगा, जो एलिजिबल एक्सपोर्टर्स हैं तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं कट एंड पॉलिश डायमंड्स इंक्लूडिंग सेमी प्रोसेस्ड, हाफ कट एंड ब्रोकन डायमंड्स, ड्यूटी फ्री अप टू 5% ऑफ देयर एवरेज टर्नओवर फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल का जो उनका एवरेज टर्नओवर होगा उसके 5% पर जो है वो ड्यूटी फ्री डायमंड्स को जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। एक्सपोर्टर्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनसे कि भाई एटलीस्ट 10% वैल्यू जो है इन इम्पोर्ट्स के ऊपर वो ऐड करेंगे, ठीक है, विच मस्ट बी यूज बाय द इम्पोर्टर एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इवन आफ्टर एक्सपोर्ट। वो इम्पोर्टर्स को ही यूज करना है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस लाइसेंस के एब्सेंस में क्या हुआ था कि कट ऑफ जो हमारे कट और पॉलिश डायमंड्स थे उनका इंपोर्ट तो हो रहा था दुबई में सॉर्टिंग के लिए और री एक्सपोर्टिंग के लिए, जिससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था और एम्प्लॉयमेंट जो है सेक्टर में नीचे जा रही थी। तो एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए, इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर को जो है कंपेटिटिवनेस ऑफर करने के लिए और इस सेक्टर में ग्रोथ देखने के लिए, बूस्ट देखने के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी में बूस्ट देखने के लिए दोबारा से ये इम्प्रेस लाइसेंस जो है वो लागू किया गया है। पहले जो था ये लाइसेंस 2002 और 2009 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पार्ट था, राइट। तो पीयूष गोयल जी ने इसको दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। किंग खान रिसीव्स लाइफ टाइम अवार्ड एट लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। ये जब हम शाहरुख खान की एक और न्यूज़ हमने पढ़ी थी जहाँ पे उनके नाम के गोल्डन कॉइन्स जो हैं पेरिस का एक म्यूजियम इशू कर रहा था। तो कौन सा म्यूजियम था जल्दी से बताओ अगर आपने वो वाली क्लास देखी है। अगर नहीं देखी है आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो टू द प्लेलिस्ट जो कि चैनल पे अवेलेबल है और वहाँ जाकर आप ये क्लास देखिए। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को जो है एक लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाएगा फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू बॉलीवुड। तो वही अवार्ड जो है उनको मिला है 10 अगस्त को, राइट। बुक लॉन्च स्पॉटलाइट 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। तो ये किताब MP भीम सिंह जी ने लिखी है और ये ऐसे रेवोल्यूशनरीज के बारे में जिनके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। इट इज़ अ वर्क ऑन लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स। तो बेसिकली इंडिया का जो विजन एट 2047 है, विकसित भारत का जो विजन है, वहाँ उसको इंस्पायर करने के लिए कि कैसे हमें फ्यूचर की जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है वो अपने पास से लेनी चाहिए, उस चीज़ को प्रमोट करती है ये बुक। और इसको लॉन्च किया गया राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह जी द्वारा, राइट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड NSIL। NSIL क्या है? NSIL बेसिकली इज़ द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। इसरो की जो कमर्शियल आर्म है उसको NSIL बोला जाता है। उन्होंने MOU साइन करा है लॉन्च फॉर द लॉन्च ऑफ नेपलीज मुनाल सैटेलाइट। तो मुनाल की अगर बात की जाए, एक इंडिजिनस प्रोजेक्ट है जिसको डेवलप किया गया नेपाल अकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, एंड इट एम्स टू क्रिएट अ वेजिटेशन डेंसिटी डेटाबेस ऑफ अर्थ सर्फेस। तो अर्थ के ऊपर वेजिटेशन की डेंसिटी कैसी है, कहाँ पर आपके फॉरेस्ट जो है डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, कहाँ पर जो है ओपन फॉरेस्ट है, कहाँ पे स्क्रब फॉरेस्ट है, कि डेंसिटी क्या है, उस हिसाब से जो डेंसिटी वेजिटेशन को मैप करने के लिए जो है एक डेटाबेस बनाने के लिए सैटेलाइट का लॉन्च किया जा रहा है। तो दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन कि नेपाल और इंडिया के बीच में एक स्पेस कोलैबोरेशन हो रही है। इसको डिज़ाइन किया गया है और फैब्रिकेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ अंतरिक्षा प्रतिष्ठान नेपाल APN, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये PSLV पे लॉन्च की जाएगी इन द कमिंग मंथ्स। तो ये है इसके बारे में। तो MEAN और NSIL जो कि हमारा इसरो का कमर्शियल ब्रांच है उसका जो है बेसिकली उनके बीच में इसके लिए MOU साइन हुआ है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया एडवांसेस न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटीज़। तो इंडिया जो है अपनी दूसरी न्यूक्लियर केपेबल पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है कमीशन करने जा रही है। अगले 2 महीनों के अंदर ये कमीशन हो जाएगी। तो पहली थी INS अरिहंत जो कि 2016 में इंट्रोड्यूस की गई थी। अब जो है INS अरिघाट जो है वो कमीशन होने वाली है। अरिघाट की अगर बात की जाए तो टॉप सरफेस स्पीड उसकी 12 से 15 नॉट्स है और अप टू ये 24 नॉट्स तक पहुंच सकती है अंडर वाटर। 4 लॉन्च ट्यूब्स हैं केपेबल ऑफ कैरिंग ईदर K4 मिसाइल्स विद अ रेंज ऑफ ओवर 3500 किलोमीटर्स और 12 K15 मिसाइल्स विद अ रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 750 किलोमीटर्स। तो ये न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। बैलिस्टिक मिसाइल्स आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं और इसको पावर क्या करता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के थ्रू ये पावर्ड होती है।
So this is about this news. TV Somanathan appointed as new cabinet secretary. Senior IAS officer है TV Somanathan, जिन्होंने जो है फिजिकल ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए, पेंशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो है बहुत कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं. तो उनको जो है नया कैबिनेट सेक्रेटरी जो है अपॉइंट किया गया है. ही विल सक्सीड राजीव गौबा, जिनका टर्म जो है इस मंथ एंड होगा. सोमनाथन की जो 2 ईयर की टेन्योर है वो इसी मंथ के एंड में स्टार्ट होगी. एंड ही विल ऑल्सो सर्व एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अंटिल ही अज्यूम्स द रोल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी. जब तक गौबा साहब रिटायर नहीं होते तब तक वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रोल पर रहेंगे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में. TV सोमनाथन. नेक्स्ट न्यूज़. इंडिया न्यूजीलैंड साइन बायलैटरल कस्टम्स कोऑपरेशन एग्रीमेंट. आपको पता है प्रेसिडेंट मुर्मू जो है अपने विजिट पर हैं. ये हम पिछले काफ़ी दिनों से इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं. अभी उनको फीजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला था. अब जो है वो न्यूजीलैंड पहुंची है. वहाँ पे उन्होंने बायलैटरल कस्टम्स कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करा है, जो कि ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए साइन किया गया दोनों देशों के बीच में. तो अगर न्यूजीलैंड की बात करें जाए, न्यूजीलैंड क्या है? एक आर्चीपेलेगो है. आर्चीपेलेगो क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. राइट, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्चीपेलेगो कहा जाता है. साउथ पैसिफिक ओशन में है और वन ऑफ द मोस्ट रिमोट इनहैबिटेड एरियाज है अर्थ का. यूनिक स्पीशीज़ क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड कीवी यहाँ पे देखने को मिलती है. हिस्टोरिकल माइलस्टोन क्या है? एडमंड हिलरी फ्रॉम न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953. स्टैटिक जीके का पार्ट. इंडिजिनस पीपल कौन है? माउरीज हैं. अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा था जहां पर न्यूजीलैंड का पहला माउरी MP जो है वो इलेक्ट हुआ था. शी वाज अ 21-22 ईयर गर्ल और उसने आकर जो वो ट्रेडिशनल डांस करा था. वहाँ पे बहुत इंस्पायरिंग सा वो था, जहाँ पे वो वो करके पूरे पार्लियामेंट में जो है उन्होंने वो अपना जो है वो करा था, परफॉर्मेंस करा था एज अ ट्रिब्यूट टू द इंडिजिनस पीपल ऑफ न्यूजीलैंड. इंडिपेंडेंस 1947 में यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने इंडिपेंडेंस लिया था, लेकिन अभी भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है. तो अगर इनका कॉमनवेल्थ का पार्ट है, हेड ऑफ स्टेट कौन है? रिप्रेजेंटेड बाय द UK मोनार्क किंग चार्ल्स III. कैपिटल क्या है? वेलिंगटन. करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर. और प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन. राइट, ओके. फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह पासेस अवे. He was a career bureaucrat और वहाँ से वो पॉलिटिक्स में आए and then he went on to become the foreign minister. एक author थे. He wrote on topics ranging from Maharaja's life to the intricacies of foreign affairs. कांग्रेस के MP रह चुके हैं. इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं 2004 से 5 के बीच में UPA 1 में. एंड बहुत सारे सिग्निफिकेंट रोल्स इन्होंने रखे हैं एंड इनको पद्म भूषण जो है 1984 में अवार्ड किया गया था नटवर सिंह जी को. नेक्स्ट. Former YouTube CEO Susan Wojcicki passes away after battle with cancer. ये एक अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे जो कि YouTube के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुकी हैं 2014 से 2023 तक. इनका नेटवर्थ ऑलमोस्ट $765 मिलियन था 2022 में. एंड इन्होंने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में 20 से ज़्यादा साल तक काम करा है. 1998 में गूगल की क्रिएशन के साथ इन्वॉल्व हुई थी. शी वॉज द वन जिन्होंने जो है गूगल के फाउंडर्स को अपना गराज जो है दिया था. Right, everyone talks about how Google was started in a garage. Who was the founder of Google? Comments में बताओ, who is the founder of Google? Google किसने start करा था? Static का part है, right? UPI merchant transactions in Nepal cross 100,000. कितना है? 100,000 milestone, right? NIPL क्या है? जो NPCI है उसका इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड कॉरपोरेशन है, जिन्होंने फ़ोन पे के साथ कोलैबोरेट करके जो नेपाल का लार्जेस्ट पेमेंट नेटवर्क है उन्होंने P2M पर्सनस टू मर्चेंट UPI एक्सेप्टेंस जो है वो लॉन्च करा 2024 में. एंड सपोर्टेड बाय मोबाइल बेस्ड रियल टाइम पेमेंट सिस्टम. UPI जो है ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में एक्सेप्टेड जैसे कि भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका एंड UAE, मेकिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ग्लोबली. तो NIPL ने नेपाल के फ़ोन पे के साथ कोलैबोरेट करा और आज की डेट में इट हैज़ क्रॉस 100,000 माइलस्टोन. मोर ओवर UPI ने जो है नेपाल का जो SBI है उसके साथ भी कोलैबोरेट करा है रुपे कार्ड्स को ऑपरेशनलाइज करने के लिए. ठीक है. समीर ट्रांसफर्स माइक्रोवेव शुगर मेजरमेंट टेक टू प्राइवेट फर्म्स. तो समीर क्या है? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन करा है तोशनीवाल हाईवैक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड सर ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज के साथ. और इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट में वो क्या करेंगे? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है
स्टेट ऑफ द आर्ट माइक्रोवेव बेस्ड ब्रिक्स मेजरमेंट सिस्टम की, डिजाइन टू मेजर शुगर कॉन्सेंट्रेशन इन रियल टाइम ड्यूरिंग शुगर प्रोडक्शन, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करेंगे इन कंपनीज को, राइट। तो ब्रिक्स जो है बेसिकली उसको ब्रिक्स बेस्ड मेजरमेंट सिस्टम को ये ट्रांसफर करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स की कल क्लोजिंग सेरेमनी थी। इंडिया हैज come at the 71st rank. We have won 1 silver and 5 bronze medals। पिछले कुछ दिनों से हम यही सब डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। रितिका हुडा जिनका 76 kgs में जो उनका फ्री स्टाइल रेसलिंग का मैच था, शी कुड नॉट मेक इट फॉर द ब्रॉन्ज लेवल मैच, बट द लास्ट ब्रॉन्ज विच शी वन वाज अमन सहरावत इन द 57 kgs फ्री स्टाइल रेसलिंग, राइट। एंड विनेश फोगाट का केस अभी भी जो है उसका वर्डिक्ट पेंडिंग है कैस में। तो दिस इज़ अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स। 33rd ओलंपियाड था, 26 से 11 जुलाई अगस्त तक, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला। 19 दिन रहे कंपटीशन के, 329 इवेंट्स थे। एथलीट्स फ्रॉम ओवर 200 NOCs एंड IOC रिफ्यूजी ओलंपिक टीम्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 32 स्पोर्ट्स थे इंक्लूडिंग द 4 एडिशनल स्पोर्ट्स। 754 सेशंस हुए और 10,000 से भी ज़्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की अगर बात करें, ओपनिंग सेरेमनी में PV सिंधु और शरद कमाल ने जो है ओपनिंग सेरेमनी करी। क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और PR श्रीजेश हम कवर कर चुके हैं। अभिनव बिंद्रा वॉज अ टॉर्च बेरर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अभिनव बिंद्रा की जब न्यूज़ पढ़ी थी हमने, नहीं याद है प्लीज़ रेफर टू जुलाई के करंट अफेयर्स, वहाँ पे हमने पढ़ा था। गगन नारंग जो थे उनको इंडिया का चीफ डे मिशन जो है पेरिस ओलंपिक्स में अपॉइंट किया गया था। गगन नारंग इज़ अ शूटर, अगर आपको नहीं पता है। And a contingent of 117 Indian athletes has been competing for medals and sporting glory at the ongoing Paris Olympics 2024। खत्म हो गया, कल कंक्लूड हो गया। एंड द क्लोजिंग सेरेमनी वाज लेड बाय मनु भाकर जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं 10 मीटर राइफल में, एयर राइफल में, एंड PR श्रीजेश जो कि हॉकी टीम के मेंबर थे। ओके, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, दिस इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। एंड SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है, जिन्होंने 90 मेगावाट्स का ये प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन करा है। इट इज़ अ मिनी रत्न शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओमकारेश्वर ये रिवर नर्मदा पर खांडवा एरिया में मध्य प्रदेश के लोकेटेड है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। एंटार्क्टिका में एक बहुत ही डिफरेंट फिनोमिना देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ग्राउंड टेम्परेचर्स जो है दे हैव रिजन बाय एन एवरेज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल सिंस मिड जुलाई 2024। अब नॉर्मल क्यों है? सदर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पे जब समर चल रहा है, यहाँ पे विंटर चलता है, और जब यहाँ पे विंटर चलता है, ऊपर विंटर चलता है, तो नीचे समर चलता है। तो सिंस यहाँ पे समर्स चल रहे हैं, नीचे एंटार्क्टिका में भी विंटर्स चल रहे हैं, और विंटर्स में ये ऐसी हीट वेव देखना एक बहुत ही अबनॉर्मल जो है एक फिनोमिना है। 10 डिग्री से भी ज़्यादा जो है टेम्परेचर राइज कर गए हैं, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर द ग्लोबल इकोसिस्टम, जहाँ पे हमें रैपिड मेल्टिंग आइस दिखेगी, हमारा इकोलॉजिकल फ्रैगमेंटेशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज तो देखने को मिल ही रहा है, सी लेवल राइज होगा, तो बहुत सारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस इस वजह से आएंगे। So that is all for today. Thank you very much for joining the class, and in case of any doubts please नीचे comment section में mention करिए। बाकी do like, share and subscribe to the channel so that you stay updated. Share the channel with your near and dear ones so that even they are also prepared for the upcoming exams. बाकी नीचे दिए गए एड्रेस पर और नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, for queries. And I will see you all tomorrow. Have a good evening. Happy studying. Take care.